नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। फाइनल के साथ ही झारखंड के सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप समाप्त हो गई। शुक्रवार को दर्शकों की भीड़ के साथ झारखंड और हरियाणा की टीमें मैदान में उतरी। शुरुआत से ही मैच में रोमांच देखने को मिला। दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। झारखंड की तरफ से पहला गोल दीपिका सोरेंग ने किया, लेकिन थोड़ी ही देर में हरियाणा ने बराबरी कर ली और फिर कुछ देर के बाद हरियाणा की बढ़त 2-1 की हो गई। हरियाणा ने कुछ ही मिनट में तीसरा गोल भी दाग दिया और फिर झारखंड की टीम वापसी नहीं कर पाई और टूर्नामेंट का फाइनल हरियाणा के नाम रहा। प्रतियोगिता में कुल 26 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इसी टूर्नामेंट के आधार पर राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बार 2-2 नेशनल खिलाड़ी सिमडेगा ने दिया है और उम्मीद है कि आगे और कई खिलाड़ी यहां से निकलेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थीं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। अररिया में पकड़ी गई 3 विदेशी महिलाओं के साथ 2 युवक को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को मंडल कारा भेज दिया गया है। एसएसबी पत्थरदेवा बीओपी के जवानों ने बुधवार की शाम नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे 2 संदिग्ध युवक के साथ 3 विदेशी युवतियों को पकड़ा था। पकड़ी गई तीनों युवती के पास से बरामद पासपोर्ट के अनुसार वो उज्बेकिस्तान के काशकाडारिया क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि पकड़ाए दोनों युवक नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया का रहने वाला है। 3 युवतियों में से 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं। पकड़ाई युवतियों में से एक का नाम डायना यूसुपोवा, दूसरे का नाम इनोबाट राजबोवा और तीसरे का नाम इस्मीगुल राजा बोवा है, जो 18 से 22 साल की हैं। नेपाल के रास्ते तीनों युवती साहेबगंज बॉर्डर होते हुए भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसी थी, जिनके पास वैध कागजात नहीं थे। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। बिहार में कई सालों से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। एक बार फिर पुलिस को अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। छपरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। ट्रैक्टर में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। मशरक में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। ट्रैक्टर के ट्रॉली में गुप्त तहखाना बनाया गया था, जहां 314 लीटर शराब 1748 पीस टेट्रा पैक में रखा गया था।
पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आया चालक गोपालगंज के जमसरी गांव का रहने वाला जयप्रकाश चौधरी है। पूछताछ में जयप्रकाश ने बताया कि शराब की खेप गोपालगंज से मशरक के राजा पट्टी में डिलीवरी करनी थी। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर तस्कर और भी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड जब्त किया गया। साइबर थाना की पुलिस बरामद मोबाइल फोन के जरिए साइबर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में जुटी है। सभी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर विभिन्न माध्यमों से ओटीपी हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। साइबर गिरोह के संबंध में एसपी ने बताया कि उन्होंने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पूरे जिले में रोज सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रकों के जरिए भारी मात्रा में बालू का उठाव होता है। शहरी क्षेत्र के कई घाटों से भी रोज सैकड़ों गाड़ियों के जरिए बालू का उठाव होता है। सरकार द्वारा रोक के बावजूद भी इन घाटों से बालू निकाला जा रहा है। 3 सबसे बड़ी नदी बराकर, उसरी और इरगा नदी से बालू का अवैध उत्खनन फिर से शुरू हो गया। नदियों का पानी कम होते ही घाटों पर ट्रैक्टर खड़े दिखते हैं, जिसमें मजदूर बालू लोड करते हुए देखे जाते हैं। बालू का अवैध उत्खनन कर जिले के विभिन्न इलाकों में मनमाने दाम पर खपाया जा रहा है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का चूना लग रहा है, वहीं नदियों का स्वरूप भी बिगड़ रहा है। वहीं बालू उत्खनन में लगे दिहाड़ी मजदूर भी पेट पालने के लिए कम पैसे पर काम करने को मजबूर हैं। सभी की सरकार से शिकायत है कि चुनाव के दौरान रोजगार का दावा करने के बाद सरकार रोजगार की बात को भूल ही गई। उन्होंने सरकार से रोजगार देने की मांग की। बिहार के सीतामढ़ी में रॉबिनहुड नाम से मशहूर इरफान चोर 12 राज्यों का वांटेड है। वहीं उसकी बीवी गुलशन परवीन है, जो बिहार के पंचायत चुनाव में जीत गई है। बताया जा रहा है कि इरफान का काम देखकर ग्रामीणों ने गुलशन को चुनाव लड़ने को कहा था। जब नतीजे आए तो उसने भारी वोटों से जीत हासिल की। इरफान को उसके गांव में समाज सेवी के तौर पर देखा जाता है, जबकि वो देश के कोने कोने में चोरी करता है और अपने आसपास वालों की मदद करता है। उसे उसके गांव में सड़कें बनवाने, कैंसर पीड़ित का इलाज करवाने, गरीबों की लड़कियों की शादी करवाने के तौर पर जाना जाता है। इरफान की माने तो उसने चोरी की शुरुआत 11 साल पहले की थी। उस समय वो अपनी बहन के निकाह के लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर पाया था, तो उसने चोरी की। जब पकड़ा नहीं गया तो ये चोरी का सिलसिला और बढ़ गया और वो जगुआर जैसी कार में बैठकर चोरी करने लगा। उसने दिल्ली से लेकर गोवा तक में बड़े कारोबारियों के घर हाथ मारा। लंबी लुका छिपी के बाद आज इरफान गाजियाबाद पुलिस के गिरफ्त में है। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है।
शेखपुरा निमिया परवल की खेती प्रचुरता से की जाती है। यहाँ के सैकड़ों किसान निमिया परवल की खेती करते हैं। खासकर नीमी गांव के लोग प्रमुखता से परवल उपजाते हैं। शेखपुरा का नीमी गांव परवल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ करीब 90% किसान परवल के बीज का ही उत्पादन करते हैं। नीमी गांव का परवल देसी माना जाता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ के परवल जैसा स्वादिष्ट परवल और किसी जिले में नहीं होता। ऐसे में दूसरे जिलों के किसान भी यहाँ बीज लेने पहुँचते हैं। परवल के बीज को यहाँ स्थानीय भाषा में लत कहा जाता है। निमिया परवल यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली का कारण बन गया है। अच्छी फसल होने पर यहाँ के किसान प्रति एकड़ 70,000 से 1 लाख तक प्रति माह कमाई कर लेते हैं। नीमी गांव किसानों की माने तो परवल की खेती करने पर फसल को सप्ताह में 1 बार तोड़ते हैं और फिर 1 कट्ठा में 25 किलो तक परवल प्रति सप्ताह टूटता है। झारखंड सरकार ने मीठी क्रांति के माध्यम से जिले में बेरोजगारी दूर करने की योजना शुरू की। वन विभाग ने इस योजना पर काम भी किया। कई जगहों पर वन समिति मधुमक्खी पालन कर रही है। इसके प्रारंभिक परिणाम ने लोगों को उत्साहित किया, जिससे मधुमक्खी पालन की ओर किसान का रुझान बढ़ा। मीठी क्रांति यानी मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने में सरकार और वन विभाग का दोहरा मकसद है। वो है रोजगार के साथ पर्यावरण की सुरक्षा। पाकुड़ जिला में इन दिनों शहद उत्पादन के कारोबार के प्रति लोगों में क्रेज देखा जा रहा है। कई परिवारों के लिए जीविका का साधन शहद का उत्पादन बना हुआ है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छोटा सूरजबेड़ा गाँव के ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 परिवार मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उत्पादित इन शहद की मांग काफी अधिक है और शहरी इलाकों से भी लोग शुद्ध शहद देने आते हैं। अपने सामने शहद निकलवा कर ले जाते हैं। ग्रामीण की माने तो सरकार की ओर से थोड़ा सहारा मिल जाए तो इलाके में पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। साहिबगंज में प्रकृति की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। पहले यास ने सब्जी की खेती को बर्बाद किया, फिर जिले में आई बाढ़ ने गंगा के दियारा और मैदानी इलाकों में लगी फसल को नष्ट कर दिया। कुछ दिन पूर्व हुई 3 दिनों की बारिश से गुमानी नदी में आई बाढ़ से धान की फसल डूब गई थी। अब एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा में लगी कलाई की फसल डूब गई। यास से लेकर अब तक हुई फसल की बर्बादी के क्षति आकलन के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। झारखंड का साहिबगंज जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गंगा बहती है। इस जिले के बाद गंगा बंगाल में प्रवेश कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन गंगा की वजह से अक्सर साहिबगंज वासियों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। इस बार भी गंगा में आई उफान की वजह से जिले में ग्रामीण के साथ ही शहरी इलाका भी डूब गया। घर, दुकान, मकान के साथ साथ सैकड़ों एकड़ में लगी धान और मकई की फसल पानी में डूब गयी। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से छठ पर्व पर प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन को लेकर कई पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन इस बार कोरोना की कम होती संख्या को देखते हुए फिर से गंगा घाटों पर वृहत स्तर पर छठ पूजन किया जाएगा। प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महापर्व छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया। छठ पूजा को लेकर जहां नगर निगम प्रशासन विभिन्न गंगा घाटों पर साफ सफाई अभियान चला रहा है, वहीं जेसीबी से घाटों को समतल बनाने का काम भी चल रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों ने छठ से पहले काम पूरा करने का दावा किया है। वहीं छठ घाटों की बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी घाटों का पूर्व की तरह घाटों की सफाई, घाटों का निर्माण, सभी चीजों को लेकर के नगर निगम की ओर से पूरा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। घाटों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए रांची नगर निगम अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम ने अतिरिक्त 250 सफाई कर्मियों को दीपावली और छठ घाटों की सफाई के लिए लगाया, तो वहीं अतिरिक्त 50 ट्रैक्टर और छोटे वाहन को भी साफ सफाई के लिए तैयार किया, ताकि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो पाए और शहर स्वच्छ हो सके। उप नगर आयुक्त ने बताया कि शहर की उचित साफ सफाई की जिम्मेवारी जोनल सुपरवाइजर को दी गई। वहीं रांची मेयर ने सरकार से कोरोना गाइडलाइन जल्द जारी करने की मांग की, ताकि उसे देखते हुए साफ सफाई और बैरिकेडिंग का काम पूरा किया जा सके। दीपावली और छठ के लिए विशेष तौर से अभी मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है। हम लोगों ने अभी 15 सिटी मैनेजर को प्रतिनियुक्त किया है।
घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में छठ घाट पर दंडाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है। रामगढ़ का पतरातू खूबसूरत घाटी, लेक, रिजॉर्ट, पलानी, झरना, हरियाली और घुमावदार रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की एक और चीज काफी खास है और वो है चंद्रकला मिठाई। जो भी यहाँ आते हैं वो चंद्रकला मिठाई खाना नहीं भूलते। मैदा और खोआ को चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाए जाने वाले इस मिठाई को जहानाबाद निवासी दुकानदार रामनाथ बहुत जतन से बनाते हैं। चंद्रकला का स्वाद ही ऐसा है कि पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर स्थित रामनाथ के होटल पर खरीदारों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। ओरिजिनल रिफाइंड फॉर्चून से है या नेचर फ्रेश से बनाना है, या साफ सुथरा क्वालिटी देना है, इसका कारण तो यही हो सकता है। 21 साल पहले रामनाथ जी रामगढ़ के पतरातू आए और धीरे धीरे उनके चंद्रकला के टेस्ट और खुशबू के लोग दीवाने हो गए। 3 रुपए प्रति पीस से इसे बेचना शुरू किया था। अभी 12 रुपए प्रति पीस पर चंद्रकला बिकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।